Welcome friends. Jai Bharat, Jai Hindustan. Friends, today we are going to discuss the reasons why did Indian rulers fail against the Turks. ठीक है, तुर्कों के खिलाफ भारतीय जो शासक रहे और खासकर राजपूत शासक, हाँ, उनकी असफलता के क्या कारण थे, इस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, हमने जो मुस्लिम इन्वेजन है उसमें 3 मुस्लिम इन्वेजन को हमने देखा है इस पूरे अर्ली मिडिवल पीरियड में। पहला हमने देखा है अरबों का इन्वेजन, फिर उसके बाद हमने देखा तुर्कों का इन्वेजन। तो तुर्कों के इन्वेजन में हमने 2 इन्वेजन देखे, ठीक है, एक मोहम्मद गजनबी का और दूसरा मोहम्मद गोरी का। और गोरी के आक्रमण के बाद भारत में दिल्ली सल्तनत के रूप में मुस्लिम शासन की स्थापना हो जाएगी, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी इस पे डिस्कशन किया था। देखिए, आज जो अर्ली मेडिवल पीरियड है, हाँ, उसका ये आज आखिरी वीडियो है, ठीक है ना। और उसके बाद हम सीधे लेटर मेडिवल पीरियड उत्तर मध्यकाल में इन कर जाएंगे, दिल्ली सल्तनत को देखेंगे वहां से। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत, 2 भाग में हमने स्टडी के सुविधा के लिए अपने अध्ययन की सुविधा के लिए बांट दिया था, अर्ली पूर्व और लेटर उत्तर, मतलब बाद वाला। उसमें हमने नॉर्थ इंडिया, इसको भी हमने अर्ली पीरियड को 3 पार्ट में बांटा था पढ़ने के लिए। हालांकि ये सारी घटनाएं पैरेलल चलती हैं। नॉर्थ इंडिया, जहां पे हमने इस नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे राजपूत वंशों को देखा था जो कि आपस में संघर्ष करते हैं, ठीक है। हमने त्रिपक्षीय संघर्ष भी देखा, यहां पर गुर्जर प्रतिहार थे, यहां पे पाल थे और दक्षिण की एक शक्ति राष्ट्रकूटा, जिसमें हमने इनका संघर्ष देखा था कन्नौज के लिए, ठीक है, अर्ली मेडिवल पीरियड में ही, ठीक है। और देखिए, अर्ली मेडिवल पीरियड है क्या? हर्षवर्धन की जब हर्षवर्धन के शासनकाल का अंत होता है 647 एडी में, वहां से लेकर 12th सेंचुरी एडी तक, यानी कि 1200, हाँ, 12th सेंचुरी तक, आपको 1200 एडी तक, 1200 एडी तक आपका जो समय माना जाता है वो अर्ली मेडिवल पीरियड या पूर्व मध्यकाल माना जाता है। तो यहीं पर आपने देखा बहुत सारे नॉर्थ इंडिया में राजपूत शक्तियों को देखा, कश्मीर में भी कई वंश देखे, हिंदू शाही वंश को भी हमने देखा था। तो बहुत सारी शक्तियों को आपने देखा हम नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। ये सारी घटनाएं पैरेलल होगी। वहीं पे दक्षिण भारत में हमने पढ़ लिया था वाकाटकों को, ठीक है। उसके बाद कल्याणी के चालुक्य, वाकाटक जो थे ये कर्नाटक, ये महाराष्ट्र वाला क्षेत्र में थे। उसके बाद वहीं पे कर्नाटक का क्षेत्र लेते हुए हमने देख लिया था बादामी के चालुक्य या वातापी के चालुक्य। फिर वहीं पे आपको आ जाएंगे राष्ट्रकूट, और फिर वहीं पे आ जाएंगे आपको कौन, ये राष्ट्रकूटों के बाद आ जाएंगे कल्याणी के चालुक्य, ठीक है। और उसके बाद इधर हमने इंपीरियल चोलों को देखा था, ठीक है। वो सारा हमने देख लिया था दक्षिण भारत में। तो वो हमने दक्षिण भारत के इतिहास में भी बहुत सारे पोर्शन को कवर किया था, जो प्राचीन इतिहास है दक्षिण भारत का, तो वहां पे कुछ कवर कर लिया था। और अर्ली मेडिवल फेज में हमने बाद में जो मेडिवल हिस्ट्री है वहां पे हमने चोलों को देखा था, लेटर चोलास यानी कि इंपीरियल चोलों को, तो वो भी हमने यहाँ पे कवर कर लिया था। और उसके बाद हम आ गए थे मुस्लिम इन्वेजन में, जहां पर पहला इन्वेजन हमने अरबों का देखा था। मोहम्मद बिन कासिम आता है 712 एडी में, यहां सिंध पे अटैक करता है, ये हमने देखा था। सफलता जरूर मिलती है, लेकिन ऐसी सफलता नहीं मिलती कि भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हो जाए। उसके बाद दूसरा आक्रमण जो होगा, अगर देखेंगे तो दूसरा आक्रमण महमूद गजनबी का होता है। हाँ, 2 ही आक्रमण है, अरबों का और तुर्कों का 2 आक्रमण है, ठीक है ना। तो महमूद गजनबी आता है, इसका मकसद भारत में सत्ता की स्थापना है ही नहीं, इसलिए स्थापित भी नहीं करता ये। इसका मकसद है लूटना, भारतीय मंदिरों को बुरी तरह से लूटता है। 1000 एडी से लेकर ये 1027 एडी तक 17 रेड्स करता है भारत पे और बुरी तरह से लूटता है। और खासकर इसका 16वां आक्रमण जो था ये सोमनाथ के मंदिर पर, हाँ, 1025 एडी में, 1025 एडी में बुरी तरह से लूटता है। तो वो हमने देख लिया था डिटेल। और उसके बाद हम दूसरे तुर्क आक्रमण पे आ गए थे, जो मोहम्मद गोरी करता है। देखिए, पहला तुर्क आक्रमण होता है कहां से, यही अफगानिस्तान से दोनों होगा। तुर्क आक्रमण अफगानिस्तान से होगा, गजनी और गोर है, 2 स्टेट है, यहाँ पे गोर है तो यहाँ पे गजनी है, ठीक है।
ये नीचे वाला गजनी और इधर वाला गोर है। तो यहीं से ये आक्रमण होंगे। हमने डिटेल इस पे देख लिया था। मोहम्मद गोरी का दूसरा आक्रमण होता है, ठीक है। और मोहम्मद गोरी के आक्रमण के बाद भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो जाती है दिल्ली सल्तनत के रूप में, जहां पे पहला जो दिल्ली सल्तनत का डायनेस्टी चलेगा वो चलेगा स्लेव या गुलाम डायनेस्टी, गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी उसको कहेंगे। तो ये आज का हमारा वीडियो जो है वो आखिरी वीडियो होगा और इसके बाद हम दिल्ली सल्तनत में आ जाएंगे। दिल्ली सल्तनत को खत्म करने के बाद मुगल। आज हम उन कारणों को देखेंगे जिसकी वजह से भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो जाती है। जो राजपूत रूलर्स हैं, हाँ, वो तुर्कों के खिलाफ असफल हो जाते हैं, ठीक है। मोहम्मद गोरी जीतता है और भारत में गुलाम वंश के रूप में दिल्ली सल्तनत की पहली डायनेस्टी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो उन्हीं कारणों को हम देखेंगे, बाकी हम ये सारा देख चुके हैं। तो ये अर्ली मेडिएवल पीरियड का जो है ये आखिरी वीडियो आज हमारा है, जहां पे हम कारणों की चर्चा करेंगे। तो देखिए, तुर्कों के खिलाफ भारतीय शासकों की असफलता के बहुत सारे कारण रहे। अलग अलग सेगमेंट में हम देखेंगे। पॉलिटिकल कारण, राजनीतिक कारण भी रहे, आर्मी के भी कुछ रीजन रहे, यानी सैनिक कारण रहे, सोशल एंड कल्चरल यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक कारण भी रहे, और कुछ मोरालिटी यानी नैतिकता वाली भी बात रही, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेगमेंट वाइज देखते जाएंगे। तो पहला हम पॉलिटिकल रीजन को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी बात, यूनिफाइड रूल नहीं था। देखिए मैंने क्रॉस लगाया है, यूनिफाइड एंड सार्वभौम सत्ता जो होती है, हाँ, वो नहीं थी, ठीक है। यहां स्ट्रगल था अमंग स्मॉल स्टेट्स। मैंने बताया भी था, नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे राजपूत स्टेट्स थे। हाँ, हर्षवर्धन के बाद, यानी हर्षवर्धन के शासनकाल के अंत के बाद 647 एडी में बहुत सारे राजपूत वंश उभर कर आए। जैसे राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार, यहीं पे गुजरात में आप आ जाएंगे, इसको कहेंगे हम चालुक्य सोलंकी वंश गुजरात का, ठीक है। वैसे ही मालवा में परमार, अजमेर में आपको, अजमेर दिल्ली में चौहान और तोमर, ठीक है। उसी तरह से कन्नौज में आप देखेंगे तो गढ़वाल वंश भी रहा, ठीक है। उसी तरह से बुंदेलखंड में चंदेल रहे, इधर पाल वंश भी था बंगाल बिहार में। तो सब पे हमने चर्चा की थी, सब आपस में संघर्षरत थे। तो कोई एक जो है एक शक्ति बनकर इन्होंने लड़ाई नहीं की, ठीक है, जिसकी वजह से जो है तुर्कों के सामने एक संगठित मुकाबला इन्होंने नहीं किया, और जिसकी वजह से ये अलग अलग लड़े, ठीक है। इनके अलग अलग थे सब, और संगठित शक्ति के रूप में नहीं लड़े, सब एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे थे। नॉर्थ इंडिया में जितने भी राजपूत शासक थे, तो ऑब्वियस है कि जब आप बटे हुए रहेंगे तो आप कमजोर रहेंगे। मुट्ठी की ताकत 5 उंगलियां हैं, ठीक है, अलग अलग है, जब एक साथ हो जाती है तो ये बड़ी ताकत हो जाती है। तो ऐसा हो नहीं पाया। तो ये भी एक कारण था कि सारे राजपूत शासक अपने अपने शक्ति के लिए आपस में ही संघर्ष कर रहे थे, अपनी शक्ति बढ़ाना चाहते थे। तो ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर देखने के लिए आपको मिलेगा, यूनिफाइड रूल नहीं था नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। और सभी छोटे राज्य आपस में संघर्षरत थे, लड़ रहे थे, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये कमजोर थे। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। यूनिटी नहीं थी, यानी कि यूनिटी भी आप कह सकते हैं इसको, आप यूनिफाइड नहीं तो यूनिटी नहीं है। यहां पर आप कह सकते हैं यूनिटी नहीं है, यूनिटी। फिर जहां यूनिटी नहीं रहेगी, ऑब्वियस है आप कमजोर रहेंगे। दूसरा देखिए, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, त्रिपक्षीय संघर्ष। गुर्जर प्रतिहार मैंने बताया, ये गुर्जर प्रतिहार यही राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र में थे, ठीक है। सॉरी, हाँ, राजस्थान और गुजरात वाले क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहार थे। यहां पे पाल डायनेस्टी थी। बिहार और बंगाल भी सब अर्ली मेडिएवल फेज में हो रहा है। हर्षवर्धन के बाद की कहानी, नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे राजपूत वंश उभर के आते हैं, सब पे हमने चर्चा की हुई है। और यहां पर कर्नाटक में एक बड़ी शक्ति के रूप में राष्ट्रकूट शक्ति आती है। ये तीनों यहां पर है कन्नौज, ठीक है, यहां पर है कन्नौज, ठीक है। तो चूंकि कन्नौज हर्षवर्धन के समय से ही एक मतलब पॉलिटिकल सेंटर स्टेज पे ये आ चुका था, और मगध और पाटलिपुत्र की शक्ति खत्म हो चुकी थी, और बड़ी ताकत के रूप में, बड़े बड़े राजनीतिक और आर्थिक ताकत के रूप में
कन्नौज उभर के आया था। मैंने पहले भी बताया था जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे, हर्षवर्धन के समय से परिस्थितियां चेंज हो गई थी, राजनीतिक परिस्थितियां। तो कन्नौज जो सबसे ताकतवर राज्य प्लेस था यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि इसी के लिए फिर संघर्ष होगा, क्योंकि इसकी राजनीतिक शक्ति और आर्थिक शक्ति बहुत अच्छी थी इसकी। आर्थिक रूप से बहुत ताकतवर था, तो जो आर्थिक रूप से ताकतवर होगा उसकी राजनीतिक शक्ति भी ज्यादा होगी। तो ऑब्वियसली क्या होगा कि ये तीनों लड़ रहे थे इसके लिए, जिसमें आखिरी में गुर्जर प्रतिहार जीतते तो हैं। एक लंबे संघर्ष के बाद गुर्जर प्रतिहार, जीपीए स्टैंड्स फॉर गुर्जर प्रतिहार, ठीक है। इधर ये गुर्जर प्रतिहार, यहां पे देखिए जीपी गुर्जर प्रतिहार, त्रिपक्षीय संघर्ष। उसके बाद पालाज जो बिहार और बंगाल में है, उसके बाद राष्ट्रकूट जो कि दक्षिण में है। तीनों कन्नौज के लिए लड़ते हैं। इसमें गुर्जर प्रतिहारों की जीत तो होती है, लेकिन एक लंबे संघर्ष में इनकी शक्ति क्षीण हो जाएगी, इनका पावर जो है कम हो जाएगा। तो इस आपसी संघर्ष में इनकी शक्ति कम हुई और इससे तुर्कों को मौका मिला, ठीक है, कि ये भारत की इस कमजोर स्थिति का फायदा उठा सके। तो ये एक बड़ी बात हो गई। तो ये हमने दूसरा पॉइंट भी डिस्कस कर लिया। उसके बाद इग्नोरेंस, नजरअंदाज कर देना किन चीजों का, एक तो सीमाओं का, बॉर्डर का, ठीक है। बॉर्डर का कैसे नजरअंदाज किया गया मैं अभी बताऊंगा। और दूसरा पंजाब, आफ्टर इन्वेजन ऑफ महमूद गजनवी, पंजाब को भी इग्नोर किया गया। बताता हूं कैसे। देखिए मैंने पहले भी ये डिस्कशन में बताया है, बॉर्डर। देखिए जो महमूद गजनवी जो पहला तुर्क आक्रमण था, तो वो उसका आक्रमण जो था वो कहां पर था, ये देखिए यहां पर हिंदू शाही डायनेस्टी था। तो पहला आक्रमण इसका यही होता है, हिंदू शाही डायनेस्टी पर। देखिए गजनी से आएगा तो पहला आक्रमण ये हिंदू शाही डायनेस्टी पे होता है, हिंदू शाही वंश के बारे में आपने पढ़ा है। और ये बार बार यही सबसे पहला आक्रमण होता है और सबसे पहला शिकार हिंदू शाही डायनेस्टी बनता है। एक चीज बताइए कि अगर ये संगठन मोहम्मद गजनवी ने 17 आक्रमण किए, हाँ, ही डिड 17 रेड्स, ठीक है, इन बिटवीन 1000 एडी टू 1027 एडी। तो 17 रेड कर लेता है, यानी कि एक बार रेड करता है, फिर वापस जाता है, फिर आता है, फिर वापस जाता है, फिर आता है, ऐसे करके 17 बार आता है। और इसके बाद भी ये राजपूत रूलर संगठित नहीं हो पाए और इन्होंने अपने उत्तर पश्चिम की सीमाओं को पे ध्यान नहीं दिया। नहीं तो भाई आप इतने राजपूत रूलर्स हैं यहां पर, अगर सब संगठित हो जाते तो बड़ी आराम से ये नॉर्थ वेस्ट की सीमाओं की रक्षा कर सकते थे और इनको अंदर आने से रोक सकते थे, ठीक है। क्यों, आखिर यही क्यों आता है और फिर अपने आप को वापस जाता है और फिर चला आता है, क्योंकि ये भाग चुका था कि ये आपस में बटे हुए हैं, सीमाओं की रक्षा करने में असमर्थ हैं। तो एक तो इसको नजरअंदाज किया। अगर ये साथ होते, देखिए यूनिटी की ही बात आ जाती है, अगर ये साथ होते तो ऐसा कभी नहीं होता। दूसरी बात देखिए, महमूद गजनवी जो पहला आक्रमण करता है तुर्कों की तरफ से, पहला सफल आक्रमण भारत में। अब महमूद गजनवी के जाने के बाद ये पंजाब का क्षेत्र है, समझ लीजिए ये पंजाब का क्षेत्र है, ठीक है, ये पंजाब हो गया, ठीक है। इस पंजाब में, इसमें आज का पाकिस्तान और आज का भारत दोनों का पंजाब है, ये पंजाब का क्षेत्र है। अब देखिए ये जो पंजाब का क्षेत्र है, उस समय हरियाणा नहीं था, ठीक है, पंजाब का क्षेत्र है। यहां मोहम्मद गजनवी की डेथ हो जाती है 1030 एडी में। कहां पे, इस गजनी में, ठीक है। बावजूद भले ही थोड़े मतलब निर्बल रूप में, लेकिन यहां पर फिर भी तुर्क यहां पर थे। उसके बाद भी गजनी वंश का एक तरह से यहां प्रभाव था, तुर्क यहां पर थे। ये नहीं कि तुर्क खत्म हो गए थे, पंजाब में तुर्क मोहम्मद गजनवी के डेथ के बाद भी मौजूद थे, लेकिन इनको भगाने का प्रयास इन राजपूत राजाओं ने नहीं किया, ठीक है ना, राजपूत राजाओं ने नहीं किया, पहली बात, ठीक है ना। दूसरी बात देखिए, ये मैं मिटा देता हूं, देखिए यहां पर क्या होता है। ये यहां पे जो देखिए राजस्थान है और यहीं पे दिल्ली है, ठीक है, ये राजस्थान और दिल्ली है। राजस्थान में देखिए यहां पर अगर आप देखते हैं तो यहीं पे अजमेर है और यहीं पे दिल्ली है, जहां का शासक पृथ्वीराज चौहान है, दिल्ली और राजस्थान।
ठीक है, अजमेर यहाँ पे, और यहाँ का शासक पृथ्वीराज चौहान है। ठीक है, और पंजाब में तुर्क हैं मोहम्मद गजनवी के बाद, लेकिन इसको जीतने की कोशिश नहीं की गई, इनको भगाने की कोशिश नहीं की गई। ये आंख कब खुली पृथ्वीराज चौहान की, जब मोहम्मद गोरी दूसरा आक्रमण करता है, दूसरा तुर्क आक्रमण होता है। जब मोहम्मद गोरी आता है भारत में, वो पंजाब जीतता है, और जब पृथ्वीराज की सीमाओं से यहां पर तबर हिंद, मैंने बताया था, जिसे आज भटिंडा कहा जाता है, यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर तबर हिंद, ये तबर हिंद यहीं पे है, जिसे उस समय तबर हिंद और आज भटिंडा कहा जाता है। तो इन नॉर्थ की सीमाओं पर देखो, यहां क्या है, जब ये भटिंडा तक पहुंच जाएगा, यानी तबर हिंद तक पहुंच जाएगा, तब ये जाकर पृथ्वीराज चौहान की आंखें खुलेंगी। और यही जब तबर हिंद और भटिंडा पे पहुंचता है, तबर हिंद या भटिंडा पे पहुंचता है, तब जाकर यहां पर अब एक पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है, क्योंकि अब ये बॉर्डर पे पहुंच गया है, ये तबर हिंद को जीतने के बाद। हाँ, पृथ्वीराज चौहान का राज्य की टेरिटरी और इसकी टेरिटरी यहां तक आ जाती है तबर हिंद पे, और यही पृष्ठभूमि बनता है तराइन के पहले लड़ाई की। हाँ, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, ठीक है, जो कि 1191 में होता है। तो देखिए, इन नॉर्थ की सीमाओं को क्यों नहीं मजबूत किया गया। हाँ, तबर हिंद पे आने के बाद, भटिंडा पे आने के बाद आंख खुलती है पृथ्वीराज चौहान की भी। तो देखिए, मोहम्मद गजनवी के बाद पंजाब में जो निर्बल रूप से भी अगर तुर्क शक्ति मौजूद थी, तो इसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए था, इनको भगाने की कोशिश करनी चाहिए थी, जो राजपूत राजाओं ने नहीं किया। तो एक तो इग्नोरेंस एक पॉइंट बनता है राजनीति। अब एक और महत्वपूर्ण कारण देखिए जो रहा, वो जयचंद, ये भी यूनिटी वाली ही बात है। देखिए, जब मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई होती है, चाहे वो तराइन का फर्स्ट बैटल हो या तराइन का सेकंड बैटल हो, उस समय जयचंद जो था उसने साथ नहीं दिया पृथ्वीराज चौहान का। जयचंद जो गढ़वाल वंश का शासक था और कन्नौज में इसका शासन था, कन्नौज इसका सेंटर था, जयचंद ने साथ नहीं दिया। कहा जाता है कि ये जयचंद जो था ये बहुत प्रतापी था और पृथ्वीराज चौहान भी बहुत बहादुर था। ये दोनों शक्तियां अगर एक हो जाती तो कहा जाता है कि तुर्कों का भारत में एंट्री लेना भी नामुमकिन था, जीतना तो दूर की बात है। लेकिन चूंकि जयचंद और पृथ्वीराज चौहान में आपस में डिस्प्यूट चल रहा था, ठीक है, और डिस्प्यूट का कारण क्या था, जयचंद की बेटी संयोजिता का से प्रेम था पृथ्वीराज चौहान का, और उसने अपहरण कर लिया था इसकी बेटी संयोजिता का। इस वजह से दोनों नाराज था पृथ्वीराज चौहान से, ठीक है, इसलिए इसने धोखा दिया पृथ्वीराज चौहान को। लेकिन देखिए, यही कहा जाता है कि अंदरूनी लड़ाई अलग होती है, लेकिन जब देश पर विपत्ति आती है तो सारी अंदरूनी लड़ाइयों को भूलकर हमें देश के लिए एक होकर खड़ा होना चाहिए, जो कि इन दोनों ने नहीं किया। जो कि इन दोनों ने क्या, मैं कहूं कि पृथ्वीराज चौहान तो गया ही था वॉर में, जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया, ये अलग रहा लड़ाई से। अब देखिए, मैं कहता हूं कि हम भारत ही है, तो अभी के भारत की बात कर लें तो हम विरोधी हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हो सकते हैं, हम विरोधी हो सकते हैं कांग्रेस के, हम विरोधी हो सकते हैं आम आदमी पार्टी के। लेकिन जब बाहरी शक्ति का आक्रमण हो, तो चाहे मोदी सरकार हो यानी बीजेपी की सरकार हो, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार हो सेंटर में, या सेंटर में कांग्रेस, किसी की भी सरकार हो, किसी और पार्टी की हो, उस समय हमें एक संगठित शक्ति के रूप में उस बाहरी ताकत के सामने खड़ा होना पड़ेगा। उस समय हम ये नहीं कह सकते कि हम देश के अंदर राजनीतिक विरोधी हैं मोदी सरकार का या कांग्रेस की सरकार का या आम आदमी की सरकार का, तो हम या वहां भी विरोध करते रहेंगे, ऐसे तो बाहर के लोग फायदा उठा ले जाएंगे। इसलिए बाहरी शक्ति के सामने हमें संगठित होना ही पड़ेगा और हमें एक होके सामने आना पड़ेगा बाहरी शक्ति के सामने, तभी ये देश की भी मजबूती है। यही चीज यहां पर हो नहीं पाया, जयचंद अलग रहा हाँ उस लड़ाई से, और इसका घाटा इसको भी होता है। जब तराइन की पहली लड़ाई में तो तराइन का फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कब होता है 1191 में, दूसरा उसमें पृथ्वीराज चौहान हरा देता है, ठीक है, किसको, गोरी को भागना पड़ता है, मोहम्मद गोरी को। लेकिन जब दूसरी लड़ाई होगी उसमें पृथ्वीराज चौहान की हार होती है, और उस हार के बाद
पृथ्वीराज चौहान की डेथ हो जाती है, तो एक बड़ी शक्ति यहीं पे खत्म हो गई पृथ्वीराज चौहान के बाद। गौरी वापस जाता है और फिर आता है और जयचंद पे अटैक करता है, जो कि कन्नौज में है, ठीक है, कन्नौज में है। और वहां पे इसके खिलाफ होती है चंदावर की लड़ाई 1194 में। अब तो इसका साथ देने के लिए पृथ्वीराज चौहान भी नहीं है। यही कहा जाता है कि अगर आपने पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया होता, तो अगर कुछ ऐसी बात भी हो जाती कि खुदा ना खास्ते अगर किसी वजह से पहली बार में अगर आप हार भी जाते हैं, तो दूसरी बार में ये चंदावर की लड़ाई अगर जब हो रही थी, उस समय पृथ्वीराज चौहान भी आपके साथ होता, लेकिन आपने धोखा दिया। और यही कारण है कि जयचंद को आज भी कहते ना, बहुत बड़े जयचंद हो, अरे जयचंदों को पहले पहचानो, एक प्रतीक बन गया है ये, हाँ, धोखेबाजी का एक सिंबल बन गया है। ट्रेटर है, विश्वासघाती है, देश के साथ धोखा किया, इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। तो पृथ्वीराज चौहान और जयचंद में का आपस में नहीं बनना भी एक महत्वपूर्ण का राजनीतिक कारण रहा। तो एक बात यहां पर हमने राजनीतिक कारण को देख लिया। अब दूसरे कारण पे आते हैं, आर्मी, सैनिक कारण। देखिए यहां पर सबसे बड़ी बात देखिए, जो राजपूत हैं इनके पास अस्थाई सेना नहीं है, ठीक है, स्थाई यहां क्रॉस लगाया हुआ है, यानी कि अस्थाई सेना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जानते हैं उस समय सामंती व्यवस्था थी, मैंने बताया भी है कि सामंती व्यवस्था क्या थी भाई। तो सामंती व्यवस्था में यह होता था कि सैलरी के बदले सामंतों को टेरिटरी दे दिया जाता था, हाँ, और वहां से उनको राजस्व वसूलने का अधिकार हो जाता था, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशियल राइट भी मिल जाते थे, यहां तक कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को सैनिक भी प्रोवाइड करते थे, ठीक है, यानी सेंटर के पास अपना नहीं है, अपनी सेना नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो सामंत उनको अपनी सेना प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो सामंती व्यवस्था में स्टैंडिंग आर्मी जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, स्थायी सेना नहीं थी, सामंतों पर निर्भर है। अब अलग अलग सामंत हैं, अलग अलग सामंत हैं, सबकी सेनाएं अलग अलग हैं, और युद्ध के समय अगर सभी आते हैं सेंटर की मदद के लिए या राजाओं की मदद के लिए, उस समय क्या होगा, उनके कोऑर्डिनेशन में कमी हो जाएगी, ठीक है, वो एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते नहीं है, सबकी तकनीक में कुछ अंतर है लड़ाई के, तो वो क्या होगा, उस समय कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाएगा, सारी सेनाओं के लीडर अलग अलग हैं, कोऑर्डिनेशन बनाने में बड़ी दिक्कत होगी, तो उस समय आपकी बहुत सारी कमजोरियां सामने आएंगी। तो अस्थायी सेना का ना होना और सामंतों पर यानी अपने फ्यूडेटरीज पे डिपेंड होना भी राजपूतों के हार का कारण रहा, जबकि तुर्कों का तुर्कों की स्टैंडिंग आर्मी थी, स्थायी सेना थी। ये बात यहां पे आपने डिफरेंस समझ लिया। आगे देखिए, राजपूतों की सेना की 3 टीम होती थी, जबकि इनकी 5 टीम होती थी। तो सुरक्षा की दृष्टि से ये इनकी टीम अलग अलग 5 खेमों में बटी होती थी, ग्रुप्स में, तो ये ज्यादा मजबूती से डिफेंस भी कर सकते थे और अटैक भी कर सकते थे। आगे देखिए, भाले एंड तलवार का इस्तेमाल होता था, स्पीयर एंड सोर्ड का इस्तेमाल भारतीय करते थे, ठीक है। अब देखिए, ये भाला तलवार क्या है, आमने सामने की लड़ाई के लिए सही है, ठीक है, लेकिन दूर से अटैक करना हो, तीर कमान, बो एंड एरो, धनुष जो इस्तेमाल करते थे तुर्क, ठीक है। तो यहां पर इसका मतलब यह है, ये तीर कमान इस्तेमाल करते हैं, ये भाले तलवार का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ये गति पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, फुर्ती पे, गति पे, एजिलिटी ज्यादा है, ठीक है ना। तो एक बड़ी बात यहां पर। उसके बाद देखिए, यहां पे ज्यादा जोर, ऐसा नहीं कि घोड़े नहीं है, ये ज्यादा जोर दे रहे हैं कौन, हाथियों पर, जो भारतीय हैं, राजपूत शासक जो है, जबकि ये घोड़ों पर इनका जोर है, ठीक है। ऐसा नहीं है घोड़े इनके पास नहीं है, लेकिन इनका ज्यादा जोर, ये लड़ाई लड़ रहे हैं हाथी पे। अब देखिए, सामने वाला घोड़ा है, घोड़े पे लड़ रहा है। अब होता क्या था कि दिक्कत क्या आती थी, ये हाथियों के पैर पे अटैक कर देते थे या हाथियों पर हमला कर देते थे। तो हाथी से क्या होता था कि हाथी पर बैठ के अटैक कर रहे हैं, तो हाथी जो होता था क्रुद्ध हो जाता था, नाराज हो जाएगा, उस घायल होगा तो वो बिगड़ जाएगा, हाथी पागल हो जाएगा, वो घूमता था और अपनी ही सेना पे अटैक कर देता था। तो इससे राजपूतों की सेना अपने ही हाथियों के द्वारा रौंद दी जाती थी, ठीक है। दूसरी बात, सब दिखाई देते रहते थे, बड़े बड़े कमांडर, हाथी पर वो वहां बैठा हुआ है, वो वहां बैठा हुआ, तो घोड़े पर ये बैठे हुए हैं, बड़ी आराम से निशाना लगा देते थे, ये बात होती थी।
हॉर्सेस थे, लेकिन देखिए हॉर्सेस भी हैं इनके पास, तो ये क्या कर रहे हैं, जिन जो होता है सैडल जिसको कहते हैं, जिसको रख के बैठा जाता है घोड़े के ऊपर, भारतीय जो होते थे वो बोरे और कपड़े का बनाते थे, क्योंकि चमड़े को ये अपवित्र मानते थे, ठीक है ना, इस वजह से उसका नहीं बनाते थे, जो कि मजबूत होता है, जबकि घोड़े पे ये जो जीन होती है या जो सैडल होता है वो चमड़े का लगाते थे, घोड़े की पीठ पर रखता है, होता है ना, जिसपे रख के बैठा जाता है, आज भी देखते होंगे सैडल होता है, ठीक है ना, तो ये चमड़े का लगाते थे, जिससे मजबूती भी मिलती थी और बैठने में भी आसानी होती थी। उसके अलावा घोड़े के खुर जो हैं उसमें नाल लगाते थे, तो उनकी सुरक्षा बनी रहती थी, जबकि भारतीय नालों का उपयोग नहीं करते हैं, आज भी घोड़े के खुर में नाल लगाया जाता है, ताकि इससे घोड़ा तेज भी भागता है, उसके खुर भी सेफ रहते हैं, ठीक है, पैर के नीचे जो तालू में लगाया जाता है, देखेंगे तो नाल लगाया जाता है लोहे का, ठीक है। तो ये सब जो कारण था, तो ये भी कारण रहा राजपूतों के हार का, ये हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। इसको देख लेंगे एकदम नोट्स की तरह, आप लोग बोलते हैं सब नोट्स नहीं देते, अरे भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं डिस्कशन कर ही रहा हूं, और बहुत ज्यादा लैंग्वेज अगर आप लिखेंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे, सीधी सी बात है, आपको पढ़ने के लिए भी समय चाहिए, एग्जाम में जल्दी जल्दी देख जाएंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अगला, सोशल एंड कल्चरल रीजन, यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक कारण कहते हैं। देखिए जो जाति व्यवस्था थी उसमें युद्ध लड़ने की जिम्मेदारी सिर्फ राजपूतों की होती थी, ठीक है, राजपूतों की युद्ध लड़ने की, यानी देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ राजपूतों की है, अदर जो कास्ट हैं उन पर यह जिम्मेदारी नहीं है, तो सिर्फ राजपूत ही युद्ध में जाते थे, दूसरी जनता उदासीन है युद्ध के प्रति, ठीक है, उनको वॉर की ट्रेनिंग भी नहीं दी जाती। तो इससे क्या हो गया, जब आम जनता युद्ध से बाहर हो गई तो समस्या तो आएगी, कमजोर हो जाएगी सेना, तो ये एक बड़ी बात थी। उसके बाद समाज में ऊंच नीच, जात पात, आडंबर, अंधविश्वास बहुत सारे थे। कई बार तो ऐसा होता था, ऊंच नीच का इतना भेदभाव था कि अगर कोई नीची जाति वाला राजपूतों को कोई सजेशन दे भी दिया कि भाई लड़ाई में ऐसे करना चाहिए, तो बोलेंगे क्या कि अरे तुम क्या बोलोगे, तुम लड़ाई के बारे में क्या जानते हो, तुम हटो, चलो यहां से, तुमको क्या पता है लड़ाई। अब क्या हो गया, इन सब बातों से इंफीरियर फील करते थे जो अदर कास्ट वाले हैं, और वो अपने आप को लड़ाई से अलग कर लेते थे। लेकिन अगर यही होता कि सबका सजेशन लिया जाता, चाहे छोटी जाति हो, नीची जाति हो, हाँ, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं हो, तो सबका सहयोग मिल सकता था, जो कि नहीं मिला। और तुर्क क्या थे, तुर्कों में इस तरह की कोई बात नहीं थी, ऊंच नीच और जात पात की, वो सब एक थे उस समय, तो यूनाइटेड थे काफी, तो उनमें ये बात नहीं थी, तो ये भी एक कारण हो गया। उसके बाद देखिए समुद्री यात्रा जो है धार्मिक अपराध मानते थे भारतीय, समझ लीजिए, समुद्र पे यात्रा करना धार्मिक अपराध माना जाता था। इससे क्या हुआ, दूसरे देशों से कनेक्शन इनका क्रॉस का मतलब नहीं है। अब दूसरे देशों से अगर कनेक्शन नहीं है तो वहां की राजनीतिक स्थितियों के बारे में उनको पता नहीं है, वहां क्या चल रहा है, हाँ, क्या नया नया डेवलपमेंट हो रहा है, इसके बारे में कुछ पता नहीं है, उनके युद्ध कौशल से परिचित नहीं है, जो बाहरी ताकतें हैं उनके युद्ध कौशल से परिचित नहीं है। आज है ना कि हमें यह पता रहता है कि अमेरिका के पास क्या क्या है, हमें यह पता है कि चाइना के पास क्या क्या है, तो हम तोड़ ढूंढते रहते हैं, ठीक है। राफेल आया ना, राफेल लाया गया यहाँ पर, क्यों, हमें पता है भाई विदेशियों की ताकत क्या है, क्यों, क्योंकि हम वेल कनेक्टेड हैं पूरी दुनिया से, ठीक है, मीडिया भी बड़ी स्ट्रांग हो गया, तो वेल कनेक्टेड है, तो सबको एक दूसरे के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में पता है। ये पता नहीं चल पाया अगर हम दूसरी दुनिया से कनेक्टेड नहीं है, तो ना राजनीति से कनेक्टेड हैं, ना वार स्किल्स से उनके कनेक्टेड हैं, ना और कोई उनके जो और कोई बातें हैं जो नया डेवलपमेंट हो रहा है उससे कनेक्टेड हैं, तो फिर हमें कोई नई चीजें पता ही नहीं चल पा रही दूसरे देशों के बारे में, तो नेचुरली हम कमजोर हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि भारतीय शासक जो हैं वो नैतिकता को, मोरालिटी को बड़ा महत्व देते थे। और देखिए क्या हुआ था, तराइन की पहली लड़ाई, ठीक है, जो होती है 1191 एडी में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीतता है, मोहम्मद गोरी को भागना पड़ता है मैदान छोड़कर घायल अवस्था में। लेकिन जब मोहम्मद गोरी भाग रहा है उस समय पृथ्वीराज चाहता तो उसका पीछा कर सकता था, हाँ, पीछा करके उस पर अटैक कर सकता था,
लेकिन ये नैतिकता को फॉलो करते थे और कहते भाई भागते हुए शत्रु पर, घायल शत्रु पर हम वार नहीं करेंगे। और यही एक बड़ा कारण भी बना। अगर इस भागते हुए मोहम्मद गोरी पर पृथ्वीराज चौहान ने अटैक कर दिया होता, वही इसका मामला खत्म हो जाता और फिर हो सकता है कि भारत में तराइन के पहले लड़ाई के बाद ही ये मोहम्मद गोरी का मामला खत्म हो सकता था और हो सकता है कि भारत में मुस्लिम शासन या दिल्ली सल्तनत के रूप में जो तुर्क शासन की स्थापना हुई वो नहीं होती। फिलहाल उस समय तो नहीं होती, आगे की आगे देखी जाती। तो ये बड़ी बात थी। नैतिकता को भी इन्होंने बहुत ज्यादा महत्व दिया और नैतिकता एक बड़ा कारण बना तुर्कों के खिलाफ हार का, भारतीय शासकों का। तो हमने बहुत सारे रीजंस देख लिए यहाँ पर, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सैनिक कारण हो, चाहे वो सामाजिक और सांस्कृतिक कारण हो, चाहे नैतिकता वाली बात, तो सबको हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। तो देखिए हम यहां पर पहुंच गए। ये हमने अर्ली मेडिएवल पीरियड को पूरी तरह से खत्म कर दिया। नेक्स्ट जो अब हमारा होगा नेक्स्ट टॉपिक, अब हमने अर्ली मेडिएवल पीरियड को खत्म कर लिया, हम लेटर मेडिएवल पीरियड में चले आए हैं, जो कि अगले वीडियो से हम दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे और यहीं से हम उत्तर मध्यकाल या मेन मध्यकाल में हम पहुंच जाएंगे। 1206 एडी में कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गोरी का एक स्लेव है, गुलाम है, वो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर देगा और दिल्ली सल्तनत में वो दिल्ली सल्तनत के पहले वंश की स्थापना करेगा, गुलाम वंश या मामलुक वंश उसको कहते हैं, उसी के रूप में आप देखेंगे। दिल्ली सल्तनत का पहला जो वंश होगा आप देखेंगे गुलाम वंश या मामलुक वंश। तो यहां से हम इन कर जाएंगे। तो हमारा पूरा ये पोर्शन खत्म हो चुका है। अब हम जो है उत्तर मध्यकाल में पहुंच चुके हैं। तो अगला वीडियो हमारा दिल्ली सल्तनत से होगा। आप एक बार लीजिए स्क्रीनशॉट। So this is the end of the video. Do like, share and subscribe. Take care. Keep smiling. Jai Hind.